नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ी अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल, केंद्र की जल्दबाजी पर खड़े किए सवाल। पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए ने किया हिरासत में, आतंकी कनेक्शन खंगाल रही एजेंसी। पीएम मोदी गुजरात में आज 4 जगहों पर भरेंगे ओंकार। अरविंद केजरीवाल बोले कांग्रेस को वोट मत देना। सीएम योगी ने शुरू की यूपी में मेगा इन्वेस्टर समिट की तैयारी, करेंगे यूरोप, यूएस, सऊदी अरब की यात्रा। आइए चलते खबर पर विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्र सरकार ने संविधान पीठ को अरुण गोयल के निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित फाइल सौंपी। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने फाइल पढ़ने के बाद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। इस बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय और सीटी को रवि कुमार शामिल हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी ने केंद्र से इतनी तेज रफ्तार से गोयल की फाइल आगे बढ़ाने की वजह पूछी। उन्होंने पूछा कि 24 घंटे के भीतर कैसे जांच पड़ताल कर दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिन पहले ही भारत के नए चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति हुई है। पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी गोयल ने 18 नवंबर को उद्योग सचिव के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने पद की रिक्ति की घोषणा 15 मई को की और अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति वाली फाइल को बिजली की गति से मंजूरी दी गई। यह कैसा मूल्यांकन है? हम इसी अरुण गोयल की साख पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने कहा है कि वह सभी बातों का जवाब देंगे, लेकिन अदालत उनको बोलने का मौका तो दे। अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत की संविधान पीठ से कहा कि विधि और न्याय मंत्रालय ही संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाता है, फिर उनमें से सबसे उपयुक्त का चुनाव होता है। इसमें प्रधानमंत्री का भी भूमिका होती है। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक ताजा मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि एनआईए बिश्नोई के आतंकवादी के साथ कनेक्शन खंगाल रही है। एनआईए को शक है कि बिश्नोई भारत विरोधी आतंकी संगठनों से जुड़ा है। बिश्नोई बंडिरा जेल में बंद है और उसे एनआईए अपने पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाएगी। दिल्ली ले जाने से पहले बिश्नोई का मेडिकल जांच भी करवाई जाएगी। इसके बाद उसे बख्तरबंद गाड़ी कड़ी सुरक्षा के साथ दिल्ली ले जाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गिरोह आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के साथ आतंकियों के मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल करता रहा था। पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल की जांच में पाया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल नंबर 8 से अपने गैंग को ऑपरेट करने के लिए आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। इसी साल मार्च में जांच एजेंसी ने एक मोबाइल नंबर भी इंटरसेप्ट किया था। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और गुजरात में अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जनसभाएं। पीएम मोदी पालनपुर, मोरासा, दहेगाम और बावला यानी अहमदाबाद में अलग-अलग समय पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी शुरुआत आज सुबह 11 बजे से हो गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने बुधवार को दाहोदा, मेसहारा, बड़ोदरा और भावनगर में जनसभा को संबोधित किया था। इतना ही नहीं, भाजपा की ओर से अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी भी गुजरात में मोर्चा संभाल रहे हैं। एस राजमौली निर्देशित आरआरआर का यानी RRR मूवी का क्रेज अब भी लोगों के सिर पर चढ़ बोल रहा है। पिछले दिनों ये फिल्म जापान में रिलीज हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर इसके चर्चे जारी है। फिल्म के हीरो रामचरण और जूनियर एनटीआर भले ही अपनी अपनी दूसरी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए हों, लेकिन दर्शकों की निगाहें अभी भी उन दोनों पर अटकी है। जापान में इस फिल्म को देखने के लिए लोग 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर थिएटर तक खींचे चले आ रहे हैं। फिल्म वहां शानदार बिजनेस भी कर रही है और यहाँ का इसे लेकर पब्लिक टॉक भी अच्छा है, जिससे ये अंदाज जा सकता है कि यहाँ इसके लंबे समय तक टिकने की उम्मीद। अगर आप एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं या फिर एनईईटी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी के अनुसार नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने नए नियम बनाए हैं, जो सभी पर लागू होंगे। इस नियम के तहत अब एमबीबीएस परीक्षा पास करने के लिए अनगिनत मौके नहीं दिए जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल छात्रों के एक मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है और एनएमसी की नई गाइडलाइंस को बरकरार रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल एक नेक पेशा है और डॉक्टर बड़े पैमाने पर आम लोगों की सेवा करते हैं। इसलिए नियम ऐसे हो जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वही लोग मेडिकल प्रोफेशन बने जो इसके योग्य हैं और जिनका इनके प्रति झुकाव हो। आपको बता दें अब कि कुछ एमबीबीएस छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट में परीक्षा में बैठने के लिए और मौके देने को लेकर याचिका दायर की। छात्रों ने एमबीबीएस परीक्षा में प्रयासों की संख्या सीमित नहीं होने पर उन्होंने याचिका दायर की। इन छात्रों का तर्क था कि एनएमसी का नया नियम उनके मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बाद आया था, इसलिए उन पर लागू यह नियम नहीं होना चाहिए। वैश्विक निवेशकों से मिलने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यूरोप, यूएई और यूएस की पहली यात्रा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि और 10,000 से अधिक हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि की उपस्थिति। स्पेशल ड्रोन शो आगामी फरवरी में लखनऊ के मेगा समिट के लिए ये सब योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने 10 से 12 फरवरी 2023 तक चलने वाले 3 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे से आकर नेतृत्व कर रहे हैं और समिट में पहले संभावित निवेशकों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सीएम योगी के दुबई, लंदन और अमेरिका के कई शहरों सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और डलास जाने की अस्थायी योजना बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में किसानों खाद के लिए सोसाइटी का चक्कर लगाने के बजाय अब घर बैठे अपने मोबाइल से डिमांड रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। इसके साथ ही खाद की उपलब्धता होते ही संबंधित सोसाइटी उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना कर देगी। शाजापुर जिला प्रशासन ने प्रदेश का पहला स्मार्ट फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन मोबाइल ऐप बनाया है। कलेक्टर कार्यालय सभा का कक्ष में कलेक्टर दिनेश जैन ने इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है और इस ऐप की विशेषता यह है कि इसमें अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी भाषा भी उपलब्ध है।
किसान जैसे ही अपना आधार नंबर इस मोबाइल ऐप में डालेंगे, उनकी खेती से जुड़ा रकबा दिखेगा और किसान अपनी पसंद के खाद की उपलब्धता के बारे में भी जान सकेंगे। इसके साथ किसान मांग के अनुरूप रिक्वेस्ट भेज सकेगा। इस रिक्वेस्ट के आधार पर संबंधित सोसाइटी को खाद की डिमांड के बारे में सूचना हो जाएगी और खाद उपलब्ध होते ही किसान को सूचना कर दी जाएगी। आपको बता दें पिछले दिनों खाद वितरण के में कई खामियां उजागर हुई थी। इसी को लेकर कलेक्टर दिनेश जैन ने खाद वितरण की व्यवस्था में किसानों को स्मार्ट तरीके से जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का विचार की बनाया और एक निजी कंपनी से प्रयोग के तौर पर बिना कोई अतिरिक्त बजट खर्च किए इसे बनवाया गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आप जिले के कलेक्टर हैं, राजा नहीं हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की जस्टिस CS अलवलिया ने शिवपुरी के एक संयोजक की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। शिवपुरी में आदि जाति कल्याण विभाग के वरिष्ठ संयोजक रहे राजकुमार सिंह ने याचिका दायर की थी। इसमें आरोप है कि शिवपुरी कलेक्टर अक्षय सिंह ने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक का प्रभार नियम विरुद्ध जूनियर कर्मचारी को दे दिया। शिवपुरी के एक नए मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शिवपुरी में आदिम जाति कल्याण विभाग के संयोजक RS परिहार का ट्रांसफर भी हो गया था। उसके बाद शिवपुरी कलेक्टर अक्षय सिंह ने महावीर प्रसाद जैन नाम के एक जूनियर कर्मचारी को प्रभारी जिला संयोजक बना दिया। कलेक्टर की इस कार्रवाई से आदिम जाति कल्याण विभाग में तैनात सीनियर कर्मचारी राजकुमार सिंह ने विरोध किया। इसके बाद राजकुमार सिंह ने कलेक्टर से खुद को सीनियर बताते हुए विभाग का प्रभारी संयोजक बनाने की मांग की है। पटना में बेखौफ अपराधियों के एक बार फिर से पुलिस खुली चुनौती देते हुए लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना पटना से सटे बिहटा के करहौली की है, जहां आज सुबह अपराधियों ने दुकान खोलने के दौरान ही लूट की इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक कन्हौली बाजार में गुप्ता ज्वेलर्स के मालिक जितेंद्र गुप्ता सुबह दुकान खोलने पहुंचे थे। इसी दौरान ये घटना हुई। हथियार के बल पर अपराधियों ने उन्हें लूट लिया और स्वर्ण व्यवसायी के पास से अपराधियों ने 2 किलो सोना और 2 लाख रुपए कैश भी लूट ली। मामले की जानकारी मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए और मुख्य मार्ग पर जमा हो गए। घटना की जानकारी मिलती है स्थानीय पुलिस घटनास्थल पहुंची और घटना गुप्ता ज्वेलर्स में आहले सुबह की घटित हुई है, जब गुप्ता ज्वेलर्स के मालिक जितेंद्र गुप्ता अपने बेटे के साथ दुकान खोले रहे थे। इसी दौरान अपराधी मोटरसाइकिल से सवार होकर हथियारबंद अपराधी आए और लूट को अंजाम दे दिए। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत आटा दाल स्कीम में 5 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस कथित घोटाले में बीबी ने पंजाब राज्य सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जनरल मैनेजर नवीन कुमार गर्ग के विरुद्ध FIR दर्ज की है। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया है कि इस घपले के बारे में ब्यूरो ने जांच के दौरान पाया है कि साल 2015-16 में आटा दाल स्कीम के अधीन आटा दाल के वितरण के दौरान नवीन कुमार ने सरकारी खजाने को सीधा 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। उसने इस स्कीम के अंतर्गत यूको बैंक के खाते में 43 करोड़ 74 लाख 98,681 रुपए जमा करवाने की बजाय सिर्फ 38 करोड़ 38 लाख 88,711 रुपए ही जमा करवाए हैं। इसी तरह आरोपी ने पंसद के अन्य कर्मचारियों के साथ भी साठगांठ करके कई गबन किए हैं। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि दोषी नवीन कुमार ने पंसद में अपने कार्यालय के दौरान पंजाब के निर्धारित सेवा नियमों का अनदेखा करते हुए विभाग के अलग अलग कर्मचारियों की चार्जशीट रफा दफा की है, जिससे राज्य सरकार को 64 करोड़ 64 लाख 36,854 रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पड़ताल के दौरान यह भी सामने आई है कि नवीन कुमार के पास पंसद के मैनेजर के तौर पर चुने जाने के लिए अपेक्षित योग्यता और तजुर्बा भी नहीं था, परंतु फिर भी वह मैनेजर के तौर पर चुने जाने पर सफल रहा, जबकि बाकी उम्मीदवारों को अयोग्य करार दे दिया गया था।
उत्तर प्रदेश के बरेली में चलती ट्रेन से धक्का देने के मामले में घायल फौजी की आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फौजी सोनू कुमार की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मामले में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। घटना बरेली रेलवे जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 की थी, जहां 18 नवंबर को फौजी सोनू सिंह ट्रेन के नीचे आ गए थे। हादसे में उनका एक पैर कट गया था, जबकि दूसरा पैर सेना के अस्पताल में काटना पड़ा था, जिसके चलते उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। आज आर्मी अस्पताल में फौजी ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। इस मामले में जीआरपी ने आरोपी टीटी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 326 के मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन 6 दिन बाद भी आरोपी टीटी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बरेली जीआरपी ने टीटी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया है और अब तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत 5 राज्यों में टीमें 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। आरोपी टीटी कुपन बोरे के रिश्तेदारों के घर भी पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक टीटी का कोई भी नामो निशान नहीं मिल पाया है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जारी है। आज वो अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ी है। इस यात्रा में आज के कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और उनकी पति रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हो रहे हैं। प्रियंका के परिवार के साथ कल इंदौर पहुंची थी। इस दौरान एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की होड़ मच गई। इसके बाद कार्यकर्ता प्रियंका गांधी की गाड़ी के पास पहुंच कर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके चलते इंदौर एयरपोर्ट पर धक्का मुक्की तक हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने सक्रियता दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। मैं आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आगमन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से हुआ और यात्रा आज खंडवा में है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी है। पुलिस ने कोटकपूरा के डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की हत्या के आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 नवंबर को 6 हमलावरों ने प्रदीप की हत्या कर दी थी और पुलिस ने दावा किया कि मामले में एक आरोपी भोला सिंह की भूमिका की जांच से पता चला है कि उसने कनाडा के गोल्डी बरार और अन्य लोगों के साथ मिलकर समाज के एक विशेष वर्ग के बीच आतंक पैदा करने के इरादे से हमले की योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने मामले में यूएपीए के प्रावधानों को लागू करने का फैसला किया है। इस अधिनियम के तहत पुलिस आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से पहले उन्हें 30 दिन तक हिरासत में रख सकती है और उन्हें 180 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता। यूएपीए आमतौर पर आतंक के मामलों में लागू किया जाता है और जब सबूत होता है तो अपराध को राष्ट्रीय अखंडता को लक्षित करने की साजिश के हिस्से में रूप में भी किया गया था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि कई आपराधिक मामलों में पिछले 6 महीनों से जेल में बंद जियोन सिंह वाला गांव के भोला सिंह ने डेरा अनुयायी की हत्या की योजना बनाने के लिए कनाडा में गोल्डी बरार से संपर्क स्थापित किया था। प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले करीब 35 से 40 परिवार 15 दिन से पानी और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। आवंटियों ने एमडीए उपाध्यक्ष से शिकायत कर समस्याओं का समाधान कराने की मांग उठाई है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लाकड़ी फाजलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 384 आवासों का निर्माण कराया गया था, जहां 3 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आवासों का उद्घाटन भी किए थे। उन्होंने मंच से 10 आवंटियों को आवासों की चाबी भी सौंपी थी। बाद में जिनका 1 लाख रुपया जमा हो चुका था, उन्हें एमडीए कार्यालय से पीएम आवास की चाबी भी दी गई थी। वर्तमान में आवासों में 35 से 40 परिवार रह रहे हैं, लेकिन यहाँ बिजली पानी की समस्या भारी है। वहां अपनी समस्या को लेकर नया मुरादाबाद स्थित प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्हें विशेष ने बहुत जल्द ही समस्या हल करने का आश्वासन भी दिया है। एमडी आवास निवासी अनिता शर्मा और लेखन रेखा ने बताया कि काफी समय से पानी की समस्या और शिकायत करने पर कर्मचारी भी नहीं आ रहे थे।
उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आंखों का मुफ्त ऑपरेशन करवाना जी का जंजाल बन गया है। मामला कानपुर से जुड़ा है। जिले के शिवराजपुर स्थित एक गांव का है, जहां के रहने वाले तकरीबन 2 दर्जन लोगों को ने चैरिटी के तहत होने वाले आंखों की मोतियाबिंद ऑपरेशन मुफ्त कराने के चक्कर में 6 लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी। इसके बाद मरीजों ने सीएमओ कानपुर से शिकायत की और अब उनसे 4 मरीजों की आंख सड़ चुकी है। ये बातें मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग ने जांच के बाद कही है। दरअसल 2 नवंबर को कानपुर के बर्रा स्थित आराध्य आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन का कैंप एक चैरिटी की तरह से लगाया गया था, जिससे मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया। लेकिन 10 दिन बाद जब मरीजों को कुछ दिक्कत हुई, जिसमें से 6 मरीज ने अपनी आंखें की रोशनी खो दी, इसकी शिकायत लेकर पहले वह अस्पताल में गए कि जब वहां किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने कानपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की। इसके बाद जांच के आदेश दिए गए और 6 मरीज का इलाज कानपुर के मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया। देवास के साइंस कॉलेज के छात्रों ने सियासी द्वार के पास एमबी रोड के पास दोनों लेन को चक्का जाम कर दिया है। ये लोग अपना कॉलेज नए भवन में शिफ्ट करने के विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वह कॉलेज के नए भवन में स्थानांतरण नहीं चाहते, क्योंकि नया कॉलेज परिसर शहर के बाहर 12 से 15 किलोमीटर दूर जंगल में बना है। हंगामे को देखते हुए एमसीडीएस ने कॉलेज पहुंच कर छात्रों से बातचीत की। देवास के विज्ञान महाविद्यालय के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर गए हैं और नए भवन में स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने नाहर दरवाजा इलाके के प्रमुख मार्गों में रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनकी मांग थी कि हमारा कॉलेज यहाँ है, उनका वहीं संचालन हो। जंगल में बनाए गए नए कॉलेज में हम नहीं जाना चाहते। छात्र अधिकारियों ने उनसे लिखित है में आश्वासन लेते हुए मांग पर अड़े हुए हैं। अब तक देख रहे थे हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न खबरें। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।